Hello students, how are you? Today's chapter is the French Revolution class 9 history part 6। जिन बच्चों ने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा। और इस बात की हम गारंटी देते हैं आपको जो समझाएंगे वो जरूर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्यारे बच्चों, पार्ट 5 में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं और फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं। कहां पर? इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम इन वर्साइल्स में स्टार्ट कर देते हैं। डेट क्या थी? 20 जून 1789। और वो कसम उठा लेते हैं कि जब तक वो अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते हैं तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। और एक बात और बताई थी, जब ये लोग अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस समय जो फ्रांस के दूसरे पार्ट हैं, सिटीज है या फिर कंट्री साइड या ग्रामीण इलाके हैं, उनमें क्या हो रहा था? उनमें टोटल डिस्टर्बेंस चल रहा था, यानी कि विद्रोह हो रहे थे, क्रांतियां हो रही थी। तो इस प्रकार से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और सारी सिचुएशन को देख करके जो लुई 16 है, जो नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि लुई 16 के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पूरा फ्रांस में क्या हो रहा है? पूरे फ्रांस में विद्रोह हो रहे हैं, पूरे फ्रांस में क्रांतियां हो रही है। तो मजबूरी में लुई 16 को नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना पड़ा। आज के हमारे टॉपिक में हम बताएंगे किस प्रकार से फ्रांस है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। सो प्यारे बच्चों, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? क्या होती है? इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which a country is ruled by a king or queen whose powers are limited by the constitution। सिंपल है, इसका मतलब है राजा या रानी तो रहेंगे लेकिन उनकी पावर्स क्या है? लिमिटेड रहेगी, उनकी पावर्स पर पाबंदी रहेगी, अंकुश लगा रहेगा। लेकिन अभी तक क्या था? यानी कि राजा के पास असीमित पावर होती थी, यानी सारी पावर राजा के पास होती थी। जो भी डिसीजन लेता था वो अपनी मन मर्जी से ले सकता था। लेकिन अभी राजा ऐसा नहीं करेगा, उसकी पावर है लिमिटेड कर दी गई है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के रेडी हो गया है 1791 में। देखो प्यारे बच्चों, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ किंग, यानी कि राजा की शक्तियों को सीमित करना। नेक्स्ट देखते हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? नाउ देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर का डिवीजन कर दिया गया है, पावर्स का अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बंटवारा कर दिया गया है। किस प्रकार से? पावर्स आर डिवाइडेड अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? कानून बनाता, वो अपने कानून बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? कानून को लागू करना है, ठीक है, वो अपना काम करेगी। जुडिशरी का काम होता है टू सेटल द डिस्प्यूट्स। इससे पहले सारे काम कौन करता था? किंग करता था, ठीक है ना, सारे डिसीजन लगभग किंग ही लेता था। लेकिन अभी क्या किया है? पावर्स का डिवीजन कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट, नाउ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हु विल मेक लॉज? पहले कानून कौन बनाता था? राजा बनाता था। अब कानून कौन बनाएगा? नेशनल असेंबली बनाएगी, है ना। सो नाउ टू मेक द लॉज, हु विल मेक लॉज? नेशनल असेंबली। सो नेशनल असेंबली क्या होती है? जैसे हमारी इंडिया की नेशनल असेंबली का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स हैं। जनता अपने यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रांस में नेशनल असेंबली है, वो कानून बनाएगी। नेक्स्ट है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सिटीजन्स की 2 कैटेगरी बना दी है। सिटीजन्स की 2 कैटेगरी बना दी है। एक को बोला है एक्टिव सिटीजन्स और दूसरी कैटेगरी है पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में कौन होंगे? ओनली मेन जिनकी एज 25 ईयर से ऊपर है और जो 3 दिन के मजदूरी के जितना टैक्स देते हैं, वो कौन होंगे? एक्टिव सिटीजन्स होंगे। और उन्हीं को राइट टू वोट है। सिर्फ राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसको दिया गया है? ओनली एक्टिव सिटीजन्स को दिया गया है। अब पैसिव सिटीजन्स में कौन है बच्चों? पैसिव सिटीजन्स में रिमेनिंग मेन, जो भी आदमी बच गए, इनके अलावा जो आदमी बच गए वो हैं, और प्लस में ऑल वीमेन, और जितनी भी लेडीज हैं वो सारी पैसिव सिटीजन्स हैं और इनको राइट टू वोट नहीं है, इनको राइट टू वोट नहीं है।
सो नेक्स्ट देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो फ्रांस का, वो बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है किससे? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, यानी कि पुरुष और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र से स्टार्ट होता है। यानी कि ये जो स्टार्टिंग होती है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है, घोषणा दी गई है। किसकी घोषणा है? इसमें यहाँ के नागरिकों को अधिकार दिए गए, इन अधिकारों की घोषणा से उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार है फ्रांस की जनता को पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला अधिकार क्या दिया गया? राइट टू लाइफ। ये हमारे आज का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये सारे राइट्स हैं। और देखो फ्रांस की जनता को 1791 में ये राइट्स मिल गए थे। देखिएगा, राइट टू लाइफ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार है ना, बोलने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो दीज आर राइट्स व्हिच आर गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। अब लोगों को ये सारे अधिकार मिल गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन राइट्स को क्या बोला गया है। इन राइट्स को बोला गया है दीज राइट्स आर नेचुरल एंड इनएलिएनेबल। नेचुरल का मतलब होता है बाय बर्थ, जिसने भी फ्रांस में जन्म लिया उसको बाय बर्थ ये अधिकार मिल जाएंगे। इसका मतलब है अधिकारों के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देना पड़ेगा, कोई रिटर्न में कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हमें ये अधिकार नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है जिस भी बच्चे ने जन्म लिया ये ऑटोमेटिक उसको ये अधिकार मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इनएलिएनेबल, इसका मतलब है ये अधिकार किसी भी कंडीशन में छीने नहीं जा सकते हैं। सो नेक्स्ट कैन नॉट बी टेकन अवे। And another thing you can see, to protect these rights, who will be responsible to protect these rights? याद रखिएगा, स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द राइट्स। तो इस प्रकार से हमने देखा है क्या हो गया है, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई है, जिसके तहत लोगों को बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल सिस्टम 1791। आप सभी बच्चों को मालूम हो गया है फ्रांस में कैसा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर जो पावर्स है उनका डिवीजन कर दिया गया है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इनमें पावर का डिवीजन कर दिया गया है। और सिटीजन्स की भी 2 कैटेगरी बना दी है। कौन सी है? एक एक्टिव सिटीजन्स है और एक पैसिव सिटीजन्स है। तो इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे जो नया पॉलिटिकल सिस्टम है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो कैसे काम करेगा। सो देखिएगा, एक्टिव सिटीजन्स कौन है? आपको अभी बताया था, जिन यानी कि मैन ओनली, पुरुष ओनली, जिनकी एज 25 ईयर से ज्यादा है और जो 3 दिन की मजदूरी के जितना वेतन टैक्स के रूप में पे करते हैं, वही कौन है? वही एक्टिव सिटीजन्स है। और एक्टिव सिटीजन को ही सिर्फ राइट टू वोट है, वोट डालने का अधिकार सिर्फ एक्टिव सिटीजन है। और एक्टिव सिटीजन की जो पॉपुलेशन है फ्रांस में है 4 मिलियन। कितनी है? 4 मिलियन। तो अभी तक आपको 2 बातें समझ में आ गई होगी, यानी कि पावर का डिवीजन कर दिया गया है और दूसरा सिटीजन्स की 2 कैटेगरी बना दी गई है। तो हम देखेंगे जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो किसको इलेक्ट करेंगे? वो करेंगे इलेक्टर्स को। याद रखना, एक्टिव सिटीजन किसको यानी कि इलेक्शन करेंगे इलेक्टर्स का। इलेक्टर्स का मतलब निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, उनकी जो संख्या होगी 50,000 मैन होगी। यानी कि जो 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स हैं ये वोट डालेंगे, किसके लिए वोट डालेंगे? इलेक्टर्स के लिए। और इलेक्टर्स कितने इलेक्टर्स चूज किए जाएंगे? 50,000 मैन एज इलेक्टर्स चूज किए जाएंगे। अब ये इलेक्टर्स किसका इलेक्शन करेंगे? ये इलेक्टर्स है नेशनल असेंबली के मेंबर को इलेक्ट करेंगे। वेरी सिंपल, फिर से समझ लीजिएगा, एक्टिव सिटीजन किसको इलेक्ट करेंगे? इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स किसको इलेक्ट करेंगे? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को। अब देखिए इलेक्टर्स कितने होंगे? 50,000। ये 50,000 मैन है, किसको इलेक्ट करेंगे? नेशनल असेंबली के मेंबर को। नेशनल असेंबली के मेंबर कितने होंगे? 745। यानी कि ये 50,000 मैन है, ये मिलकर के 745 मेंबर जो नेशनल असेंबली के मेंबर बनेंगे उनको चूज करेंगे। सो अब देखिएगा नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? एग्जीक्यूटिव में किंग होगा और मिनिस्टर्स होंगे। याद रखना, यहाँ पर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? किंग करेगा, यानी कि राजा है, मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करेगा। और जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव में कौन है? किंग और मिनिस्टर्स।
किंग और मिनिस्टर्स पर कंट्रोल किसका होगा? कंट्रोल होगा नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली का किंग पर भी कंट्रोल होगा और नेशनल असेंबली का मिनिस्टर्स भी कंट्रोल होगा। अब याद रखना, नेशनल असेंबली है, उसका काम है, मेन काम है लॉ बनाना, कानून बनाना। ये वाला सिस्टम समझिएगा। जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट होता है नेशनल असेंबली से पास होकर के आता है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल। लेकिन जैसे ही राजा साइन कर देता है उस बिल पर, तो वो बन जाता है एक्ट, बन जाता है। जैसे आज भी हमारा पार्लियामेंट में सिस्टम है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों से ही कोई डॉक्यूमेंट पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है तो डॉक्यूमेंट है वो बिल कहलाता है। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एक्ट, कहते हैं कानून बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या है, नेशनल असेंबली ने कोई भी बिल पास किया, राजा के पास भेज दिया और राजा ने साइन कर दिए, तो क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन राजा को एक पावर दी गई है यहाँ पर, वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या होती है? पावर टू डिनाई, यानी कि मना करने की शक्ति। यानी कि नेशनल असेंबली को बिल पास करके भेजा तो राजा को ये पावर दे दी गई है, वो मना कर सकता है। राजा ने मना कर दिया है तो क्या होगा? वो बिल है, कानून नहीं बन पाएगा। यानी कि नेशनल असेंबली जो कानून बनाना चाह रही है, यदि राजा ने मना कर दिया तो कानून नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए पावर क्या है, नेशनल असेंबली ने कोई बिल भेजा किंग के पास, राजा ने मना कर दिया। फिर से नेशनल असेंबली ने वही बिल भेजा, राजा ने मना कर दिया। लेकिन तीसरी बार, थर्ड टाइम क्या सिस्टम है, यानी कि राजा के बिना साइन के भी यदि नेशनल असेंबली बिल को पास कर देती है तो वो कानून माना जाएगा। यानी कि राजा क्या कर सकता है? ओनली 2 टाइम्स डिनाई कर सकता है। जो नेशनल असेंबली के द्वारा बिल भेजा गया उसको 2 टाइम्स मना कर सकता है। लेकिन थर्ड टाइम में क्या है? थर्ड टाइम में यानी कि नेशनल असेंबली ने जो बिल भेजा है वो पास माना जाएगा। ये वाला सिस्टम है। और नेक्स्ट हम देखते हैं जुडिशरी। जुडिशरी में देखिएगा, जुडिशरी के मेंबर्स है उनका भी इलेक्शन होगा। जुडिशरी के मेंबर्स का इलेक्शन होगा। इसमें कौन वोटिंग करेगा? एक्टिव सिटीजन्स। सो यहाँ पर जुडिशरी के भी मेंबर्स का इलेक्शन होगा। सो आप लोगों को ये जो नया पॉलिटिकल सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से पावर का डिवीजन किया गया है और किस प्रकार से सिटीजन्स की भी 2 कैटेगरी बनाई गई है। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।